सऊदी अरब के शहर मदीना में सबसे ऊंची इमारत बनने का प्रोजेक्ट शुरू होने लगा तो प्रोजेक्ट वाली जगह पर एक औरत की झोंपड़ी आ गई। हुकूमत ने उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की ऑफर की तो वो न मानी। शहजादे को शक होने लगा, जरूर झोंपड़ी में कोई राज पोशीदा है। यूं आधी रात को शहजादा हकीकत का पता लगाने जूं ही झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये देखकर वहां वो अपनी झोंपड़ी के बाहर ऊँग रही है। शायद थकावट की वजह से या दिन भर के कामों की वजह से उस पर नींद का गलबा था और उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और वो कुछ पल आराम करना चाहती थी ताकि ताज़ा दम हो सके। वो सड़क पर बनी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी मगर बेपनाह सुकून था। वो न जाने गनूदगी में क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। वो गहरी नींद में जाने लगी थी कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ गैर मामूली हलचल सी महसूस हुई। उसने कोशिश करके अपनी आंखों को पूरा खोला और इर्द गिर्द का जायजा लिया। कीमती लिबास में 4 से 5 लोग थे जो उसकी झोंपड़ी का इर्द गिर्द से जायजा लेते न जाने आपस में क्या चहमगोइयां कर रहे थे। वो कुछ देर उनको देखती रही, फिर दोबारा से आंखें बंद करके बैठ गई। सुनो, ये झोंपड़ी तुम्हारी है? अब कि उसे करीब से आवाज़ सुनाई दी तो उसने फौरन आंखें खोल दी। हाँ, मेरी है। फिर उसने अपने मखसूस लहजे में जवाब दिया, हमें ये झोंपड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी। वो हैरानी से उठ खड़ी हुई। क्यों क्यों हटानी पड़ेगी? वो गैर गजब से भरे लहजे में बोली। उसकी नींद और थकावट दोनों ही रंजू हो चुकी थी। ये हमेशा मेरी जगह है और मेरी रहेगी और इस धरती पर मौजूद कोई भी रूह मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा जमीन पर दे मारा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपकी झोंपड़ी दरमियान में आ रही है, लिहाजा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए आपको ये जगह खाली करना होगी। इसके बदले में हुकूमत आपको ज़मीन और रुपया दोनों मुहैया करेगी ताकि आप घर तमीर कर सकें। इन शानदार लिबास वाले आदमियों में से एक ने नर्म लहजे में पूरी बात समझाई थी। उसने फौरन ही नफ़ी में सर हिलाया। तुम मुझे करोड़ों भी दोगे तो तब भी मैं ये जगह खाली ना करूँगी। हुकूमत मेरी मर्जी के बगैर मेरे असासे पर कुछ तामीर नहीं कर सकती। आपकी? उसने तंज़ीह सवालिया लहजे में पूछा तो वो आदमी ठिठक गया। नहीं, आपकी मर्जी के बगैर हुकूमत आपके असासे पर कब्जा नहीं कर सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। उसने साफ साफ लहजे में बुलंद आवाज़ में एलानिया कहा और हाथ में पकड़ा डंडा एक बार फिर ज़मीन पर दे मारा। अपनी झोंपड़ी में जा घुसी। मदीना मुनव्वरा अपनी रूहानी अहमियत और तारीखी मकाम की बिना पर दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में ख़ास मकाम रखता है। शहर की मईशत ज़्यादातर मजहबी रिवायात और हज उम्रा वगैरह से वाबस्ता है। हुकूमत वक्त ने शहर की तरक्की के बारे में अज़्म किया और कई मंसूबों की बुनियाद रखी। हालिया सालों में मदीना ने तरक्की की राह पर गामज़न होकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की। मदीना में शानदार होटल, शॉपिंग मॉल्स और जदीद रिहायशी मंसूबे भी शामिल किए गए। इन्हीं मंसूबों में एक नया मंसूबा शुरू होने जा रहा था। इस मंसूबे के तहत शहर की सबसे ऊंची इमारत तामीर की जानी थी जो न सिर्फ शहर की जदीदियत का मज़हर होती बल्कि उसकी शानदार सकाफती तारीख के साथ भी हम आहंग होती। दूसरे ममालिक से आने वाले सियाहों के लिए ये इमारत दिलचस्पी का बाइस बनती जिससे हुकूमत वक्त को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता और मुल्क में करेंसी का तबादला होता। प्रोजेक्ट के तमाम निकात पर गौर खोज करने के बाद मंजूरी दे दी गई। ज़मीन का जायज़ा लेते हुए जूँ ही कुछ सरकारी मुलाजमिन जगह पर पहुँचे तो उन्हें इस अजीम प्रोजेक्ट के रकबे पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। अमूमन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की ज़मीन पर ऐसी छोटी मोटी झोंपड़ियाँ आ जाया करती हैं जिन्हें उनकी ज़मीन के बदले किसी और इलाके में ज़मीन दे दी जाती है। इसलिए उन लोगों ने इस बात पर कोई ख़ास अहमियत ना दी और झोंपड़ी की मालिक औरत को प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मगर उस झोंपड़ी के बारे में सबसे ख़ास बात यह थी कि उस खातून ने अपनी झोंपड़ी को किसी कीमत पर खाली करने से इनकार कर दिया था। शहजादे के आदमियों ने उस बूढ़ी खातून को नए घर की पेशकश की मगर उसका जवाब हाँ में न था और लोग हैरान होकर वापस लौट गए। उस वक्त तो उन्हें लगा जैसे वो खातून गुस्से में झोंपड़ी खाली करने से इनकार कर रही है मगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तक उसकी ना हाँ में न बदली। उन्होंने उसे ज़्यादा पैसों की पेशकश की मगर वह मान न रही थी। वो परेशानी से झोंपड़ी में टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी सूरत भी ये झोंपड़ी खाली नहीं करना चाहती थी। वो बेचैनी की इंतहा पर थी। वो अक्सर देखती कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तकरीबन रोज़ाना ही इस इलाके में आ जाया करती और उसमें मौजूद लोग
जगह का जायजा लेते और ज़मीन नापते रहते। शायद हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। उसे हुकूमत के इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना न था। हुकूमत एक छोड़ 100 प्रोजेक्ट बनाए, उसका क्या जाना था। इर्द गिर्द दूर दूर तक हुकूमत की एराज़ी फैली हुई थी। हुक्मरान वहाँ पर तामीरात शुरू करवा सकते थे। न जाने उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे क्यों पड़े थे। ये कहना गलत ना था कि उसने खून पसीना बहाकर ये झोपड़ी तामीर की थी। उसने हुकूमत से इजाज़तनामा लेकर ही चंद बरसों का लगाकर ये ज़मीन भी खरीद रखी थी। उसके पास ज़मीन के कागजात और झोपड़ी बनाने का इजाज़तनामा दोनों ही मौजूद थे। तब भी सरकार उसको बिला वजह तंग नहीं कर रही थी। जाने क्यों ये लोग सुकून से क्यों नहीं जीने देते। वो अक्सर सोचती, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर वक्त परेशानी से इर्द गिर्द आती जाती गाड़ियों को देखती और ज़मीन पर डंडा मारकर इधर उधर से टहलती रहती। मंसूबे की शुरुआत हुई तो उसे की जाने वाले पेशन गोइयों में इजाफा होता गया। उसका जवाब अब भी वही था जो हमेशा से था। फिर आखिर बात शहजादे तक पहुंची तो वो ये बात सुनकर बहुत ताज्जुब का शिकार हुआ। वो खुद उस बूढ़ी खातून से मिलने गया और उसे एक आलीशान महल और करोड़ों रुपए की पेशकश की, मगर वो ना मानी। परेशान हाल और झोंपड़ी के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्रमंद वो औरत दिन रात अपनी जगह का चक्कर काटती रहती। इर्द गिर्द गाड़ियाँ और सरकारी अफसरान की बार बार आमद उसकी नींद का बिल्कुल ही हराम कर दिया था। अक्सर रात के अंधेरे में जागती रहती, झोंपड़ी के इर्द गिर्द टहलती रहती और दूर दूर तक फैले खुले मैदान को देखती रहती। एक रात जब तारीकी के पूरे इलाके को घेर लिया था, हर तरफ फूह का आलम था, वो झोंपड़ी में आराम करने की कोशिश कर रही थी। अचानक बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन उठ बैठी और अपने डंडे को मजबूती से थाम कर बाहर निकल आई। चांदनी रात में उसे चंद लोग दिखाई दिए जो उसकी झोंपड़ी के करीब कुछ सरगोशियां कर रहे थे। उनमें शहजादा भी शामिल था। उसने उन्हें देखकर तेज लहजे में कहा, यहाँ क्या हो रहा है। शहजादे ने आगे बढ़कर नर्म लहजे में कहा, अम्मा जी, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आपकी जगह आपके लिए बहुत अहम है, मगर ये प्रोजेक्ट भी मुल्क के लिए बहुत अहम है। हमने आपको हर मुमकिन कोशिश की है। हम आपको नई जगह भी दे सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। औरत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, शहजादे, मैंने कहा ना, मैं अपनी झोंपड़ी को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगी। ये जगह मेरी ज़िंदगी की कमाई का हिस्सा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। शहजादा अब की बार थोड़ा मायूस हुआ था। माँ जी, आपकी इस्तकामत काबिल कदर है, मगर हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। क्या आप हमें इतना बता सकती हैं कि यह जगह आपके लिए इतनी अहम क्यों है। औरत ने शहजादे की आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और गोया हुई, ये जगह सिर्फ एक झोंपड़ी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा है। मेरी तमाम ज़िंदगी इसी एक झोंपड़ी की मरहून मिन्नत है। यहाँ मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थीं। इसी जगह मेरे अपने प्यारे मुझे एक एक करके छोड़ गए थे। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे हैं। इसी जगह ने मुझे ज़िंदगी की मुश्किलात में सहारा दिया है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। शहजादा उसकी बात गौर से सुन रहा था। उसका नर्म दिल हमदर्दी से लबरेज था। उसने नर्म लहजे में कहा, माँ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर मुल्क की तरक्की भी ज़रूरी है। हम आपको इसकी जगह के बदले में बेहतर ज़िंदगी फराहम करने का वादा करते हैं। आपकी झोंपड़ी की जगह एक अजीम प्रोजेक्ट की बुनियाद बनेगी जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। औरत ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, बेटा, आपकी पेशकश अच्छी है, मगर ये झोंपड़ी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और इसको नहीं छोड़ सकती। अगर हुकूमत को मेरी जगह चाहिए तो मुझे यहाँ रहते हुए भी आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल करने दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं बनूंगी। वो दूर हवाओं में घूरती बोली। शहजादा हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा था कि कोई शख्स अपनी झोंपड़ी के लिए इस कदर इस्तकामत दिखा सकता है। वो गहरी सोच में गुम हो गया था, मगर हिम्मत ना हारना चाहता था। एक और कोशिश करके देख लेता हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ और आपकी इस्तकामत की कदर करता हूँ। हम कोशिश करेंगे, आपकी एक शानदार और महलनुमा घर तामीर कर देंगे जहाँ आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके और आराम से गुजार सकें। ना सिर्फ ये, बल्कि उस महल में ज़िंदगी की हर एक ऐशो इशरत मुहैया होगी। वो औरत शहजादे की बात सुनकर सख्त हैरान थी। शहजादे, आप क्या समझते हैं, मैं दौलत या ऐशो इशरत पाने की खातिर अपनी झोंपड़ी छोड़ दूंगी? अगर मुझे यह जगह छोड़नी ही होती तो आप मुझे कोई पेशकश भी ना करते, तब भी मैं ये जगह छोड़ देती। ना तो मुझे ऐशो इशरत की चाह है, ना पैसे की तमन्ना।
آپ میرا جواب سن کر مایوس ہوں گے، مگر میری طرف سے آج بھی انکار ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنے آدمیوں کو بار بار یہاں نہیں بھیجیں گے اور مجھے آرام سے زندگی گزارنے دیں گے۔ شہزادہ حیران تھا کہ کوئی پھٹی پرانی جھونپڑی کی خاطر کروڑوں کی پیشکش کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی آج تک ایسا نہ دیکھا، نہ سنا تھا۔ زیادہ تر لوگ جھونپڑی، کچھ زمین یا ایک گھر کی عوض سے خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ضد اور استقامت دیکھ کر شہزادے کو شک ہونے لگا کہ اس جھونپڑی میں ضرور کوئی خاص راز ہے۔ اس نے طے کر لیا وہ یہ راز ضرور جان کر رہے گا۔ ادھر منصوبے کی شروعات ہو چکی تھی۔ دوسری طرف شہزادہ اس بوڑھی خاتون پر جھونپڑی کی کھوج میں لگا ہوا تھا۔ ایک رات حد سے زیادہ تاریکی تھی۔ شہزادے نے اپنا حلیہ بدلا۔ اس نے اپنی قیمتی ریشمی ثوب اتاری اور ایک سادہ سفید کپاس کا ثوب پہنا۔ اس نے اپنے سونے کی کڑھائی والے گھوٹرا کو چھوڑ کر ایک عام سادہ سفید گھوٹرا سر پر رکھا۔ کال کی جگہ پر ایک عام سیاہ دھاگے کی پٹی باندھی۔ اس نے اپنے چہرے کو بدلنے کے لیے سفید رنگ کی مونچھیں، داڑھی وغیرہ لگا لی۔ اب وہ ایک عام بوڑھے آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔ کوئی بھی اسے نہ پہچان سکتا تھا۔ رات کی تاریکی میں کم از کم وہ بوڑھیا عورت تو بالکل نہ پہچان پاتی۔ وہ ایک خاتون کی جھونپڑی کے نزدیک چلا آیا۔ اب اسے جھونپڑی کے اندر جانے کا طریقہ سوچنا تھا۔ وہ جھونپڑی کے باہر لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس عورت کو باہر سے شور کی آواز سنائی دی تو فوراً اٹھ کر باہر چلی آئی اور اس آدمی کو زمین پر گرے پایا تو اس کی مدد طلب کی۔ وہ آدمی کمزوری اور نقاہت کے باعث گر پڑا۔ خاتون نے اسے پانی پلایا اور اس کو سہارا دے کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی اور اسے کونے میں لگے بچھونے پر بٹھا دیا۔ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، شہزادے نے نفاست سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ عورت سوچ میں پڑ گئی۔ اس وقت اس کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ دوپہر کی سوکھی روٹی اس نے پانی میں ڈبو کر کچھ دیر پہلے ہی کھائی تھی، تاہم اس کے پاس چند سکے موجود تھے۔ اس کو معلوم تھا دیر رات کوئی نہ کوئی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا لے کر آتی ہوں۔ اس نے کپڑوں کے ڈھیر سے ایک چادر میں بندھے ہوئے کچھ سکے کھولے اور جھونپڑی سے باہر چل دی۔ شہزادہ جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کمزوری سے لپٹا تھا، اس کے بعد نکلتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ اسے جلد ہی وہ راز کھوجنا تھا جس کی خاطر وہ یہاں اس حلیے میں آیا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں میلے پھٹے پرانے کپڑوں کا ڈھیر تھا جبکہ دوسرے کونے میں پانی کا برتن اور گلاس رکھا تھا۔ پوری زمین پر ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ شہزادے کو پہلی نظر میں تو جھونپڑی میں کچھ خاص دکھائی نہ دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد رکھی ہوئی ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگا۔ جھونپڑی کے پیچھے کی طرف دیوار کو جوں ہی اس نے ٹھوکا تو اسے بھاری لوہے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی وہاں لٹکے ہوئے کپڑوں کو ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک لوہے کا بھاری مگر چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس کے جوں ہی دروازے کو کھولا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے دیکھا وہاں ایک سرنگ موجود تھی، اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر اس سوراخ میں روشنی ڈالی۔ اسے لگا دروازے کے پیچھے دیوار ہوگی یا شاید کوئی پائپ لائن وغیرہ، مگر وہ ایک سرنگ تھی اور اس میں اندر جانے کا راستہ موجود تھا، تاہم وہ اس قدر تنگ تھا کہ شہزادہ گھٹنوں کے بل ہی چل کر وہاں سے گزر سکتا تھا۔ شہزادہ ایک ہی جسم میں سرنگ کے اندر موجود تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا۔ سرنگ میں کافی لمبی تھی۔ وہ چلتے چلتے تھک چکا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے یہ راز جان کر ہی رہنا تھا، لہٰذا وہ چلتا رہا۔ بالآخر سرنگ ختم ہوئی۔ وہ لوہے کی بھاری سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچا۔ یہاں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ شہزادے نے گھوم پھر کر پورے تہہ خانہ کا جائزہ لیا مگر وہ بالکل خالی تھا اور کچھ خاص نہ پا کر واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی اور لڑکھڑا گیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جو خود بخود کھل گیا۔ شاید شہزادے کا پاؤں غلطی سے اس کے ہینڈل پر پڑ گیا تھا اور دروازہ اتفاقیہ طور پر کھل گیا۔ شہزادہ حیرانی سے اندر داخل ہوا۔ وہ کمرہ قدیم کتابوں، نایاب جواہرات اور تاریخی نوادرات سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی عظیم الشان سلطنت کی نشانیاں تھیں۔ شہزادہ حیران ہو کر ایک ایک چیز کو اپنی انگلیوں سے چھوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی اور اس قدر قیمتی اور تاریخی سامان اس کے پاس کیسے آیا؟ ایک بات تو طے تھی، وہ اتنا سب کچھ چرا کر یہاں نہیں چھپا سکتی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کی ملکیت تھا۔ اس عورت نے اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سادہ جھونپڑی کو چھپنے کی جگہ بنا رکھا تھا اور ایک جگہ چیز کا جائزہ لینے لگا
یہاں اس قدر قیمتی نوادرات موجود تھے کہ کروڑوں کی مالیت اس کے سامنے کچھ نہ تھی۔ تبھی اس عورت نے محل اور کروڑوں روپے لینے سے منع کر دیا تھا۔ شہزادہ حیرت سے ایک ایک چیز کو چھو رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہی بوڑھیا عورت ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ و گہرا ہو رہا تھا۔ میں کوئی راہزن نہیں ہوں، آپ میرا یقین کریں، میں آپ کا اور آپ کے اس قیمتی اثاثے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ایک شہزادہ ہوں، میرا نام محمد احمد ہے، گزشتہ دنوں آپ سے ملنے بھی آیا تھا۔ شہزادے نے اپنا چہرہ صاف کیا تاکہ بوڑھیا اس کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ شہزادے نے نکلی داڑھی اور مونچھیں وغیرہ بھی اتار دیں۔ اس عورت نے غور سے شہزادے کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ اس کو ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ اور شہزادے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ راز تو ہم نے صدیوں سے چھپا رکھا تھا، مگر اب یہ سب عیاں ہو جائے گا۔ مگر آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کے پاس کس طرح آیا؟ شہزادے نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا۔ اب تو مجھے آپ کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ایک بڑے چبوترے پر ٹک گئی۔ شہزادہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام خلود ہے، میرے آبا و اجداد ایک زمانے میں اسلامی سلطنت عدن کے حکمران تھے اور ہمارا خاندان وہاں ہنسی خوشی رہتا اور ایک بڑے علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ وہ شہر ابھی خوبصورتی اور دولت کے لیے مشہور تھا۔ عدن کا شہر بحر احمر کے ساحل پر واقع تھا اور دنیا بھر کے تاجروں کا مرکز۔ ہمارے محل کی شان و شوکت دیکھنے کے لائق تھی اور ہمارے خزانے کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ بہت سے دشمنوں کی نظر ہمارے محل اور خزانے پر تھی۔ دشمن صدیوں سے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے، بلکہ کئی بار ہمارے علاقے اور محل پر حملہ بھی کر چکے تھے، مگر ہمارے طاقتور سپاہی ہمیشہ ہی ان کو مات دے دیتے۔ میرے پردادا اس وقت سب سے بڑے سپہ سالار اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک ہی بیمار ہو گئے اور چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت کو شدید دھچکا پہنچا۔ ان کی جگہ ان کے جانشین نے سنبھالی، مگر وہ سب ابھی سوگ میں تھے کہ ایک دن ہماری سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کیا۔ ایک طرف تو ہمارے لوگ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو دوسری طرف حملہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں ہمارا خاندان سب کچھ ہار گیا۔ دشمن نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا۔ ہم کچھ لوگ وہاں سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ساتھ جتنا سامان لا سکتے تھے لے کر آئے، جس میں قیمتی نوادرات کا ایک بڑا ڈبہ بھی شامل تھا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک خفیہ راستے پر فرار ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ وہ راستہ ہمیں محل کے تہہ خانے سے نکل کر جنگل کے اندر لے گیا۔ ہم نے دن اور راتیں جنگل میں بسر کی، مگر جنگل میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہاں بڑے بڑے جنگلی جانور آباد تھے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگل میں اکثر ڈاکو بسیرا کیے رکھتے جن سے ہماری جانوں کو سخت خطرہ تھا۔ ہم وہاں سے شہر کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑے غار میں آ پہنچے جو شاید یہاں کسی نے پہلے کچھ قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہ خالی تھا۔ شاید اس کے مالکان یہاں سے جا چکے تھے یا مر چکے تھے۔ ہم اس غار میں رہنے لگے، مگر یہاں سے جا کر کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ شہر یہاں سے کافی دور تھا اور سارا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ مدینہ شہر ترقی کرتا رہا تو دور دور تک کے علاقوں پر مکان اور دکانیں بنتی گئیں۔ ہم سب مل کر اسی تہہ خانے سے باہر کا راستہ اور سرنگ بنا لی، جس سے ہمیں باہر آنے جانے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے میں آسانی ہو گئی، مگر ہمیں ڈر تھا کہ کوئی دروازہ دیکھ نہ لے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک جھونپڑی تعمیر کر لی۔ ہم اکثر یہاں آتے جاتے اور اپنے باپ دادا کی شان و شوکت یاد کرتے کیونکہ اب ہمارے پاس ان کی یاد ہی بچی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے باقی خواتین ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا، جیسے میرے بزرگوں کو مار دیا گیا تھا اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے تھے، جبکہ یہ سب ہماری خاندانی سلطنت کی تاریخ اور وراثت ہیں اور مجھے یہ سب بے حد عزیز ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خزانہ اور کتابیں میرے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں اور میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیارے بزرگوں کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان کس طرح ملیہ میٹ کر دیا گیا، پورا کا پورا کنبہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا، لیکن میں آج تک
इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ कि एक दिन अदन शहर के हुक्मरानों का हाल लोगों तक पहुँचाऊँ, मगर ये मुमकिन होता नजर न आ रहा था। मैंने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें मैंने अपने बचपन के हर वाक़ये को बयान किया, मगर उन किताबों को पब्लिश ना करवाया। ये जो किताबें आप देख रहे हैं शहज़ादे, इसमें बेशतर मैंने लिखी हैं। मेरी वालिदा ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया था, वो भी जान बचाकर भाग आने वालों में से एक थी। शहज़ादा ये सब जानकर बहुत हैरान हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक शहज़ादी ने उसके शहर में किस तरह गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी थी। शहज़ादे ने फ़ौरन समझ लिया, यह ख़जाना मदीना के तारीख़ी और सकाफ़त के लिए बहुत अहमियत रखता है। उसने औरत की इज़्ज़त और उसके राज की हिफाजत का वादा किया और उससे तय किया कि इस मकाम की एक तारीख़ी विरसे के तौर पर महफूज किया जाएगा। इसके बाद उस जगह पर सबसे ऊंची इमारत तामीर करने का मंसूबा मुअत्तल कर दिया गया और मदीना की झोंपड़ी को इस तारीख़ी अहमियत के साथ बरकरार रखा गया। शहज़ादा खलूद को और उसके ख़जाने को अपने साथ महल ले गया। खलूद जो किसी सल्तनत की शहज़ादी थी, उसने अपने बचपन से लेकर अब तक कैसी फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारी थी। शहज़ादे ने खलूद से वादा किया कि वो उसकी मर्ज़ी से इमारत तामीर करेगा जिसमें अदन शहर वहाँ के शहज़ादों की तारीख़ महफूज की जाएगी। खलूद ने अपनी मर्ज़ी से अपने आबा व अजदाद के महल से मिलता जुलता अपना शहर जैसी इमारत तामीर करवाई, जो कदीम रियासत के अजायब घर के तौर पर बनाई गई। शहज़ादे के इस फैसले ने न सिर्फ उस औरत के दिल में उसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा की, बल्कि मदीना के लोगों में भी उसका मकाम बुलंद किया। हुकूमत ने उस इलाके को एक सकाफ़ती विरसा करार दे दिया और उस अजायब घर में इस खुफिया कमरे की नायाब अशिया को अवाम की नुमाइश के लिए रखा। ये अजायब घर मदीना की तारीख़, सकाफ़त और विरसे की हिफाजत और उसकी तालीम के लिए एक अहम मरकज़ बन गया। इस वाक़ये ने पूरे शहर को एक पैगाम दिया कि जदीदियत और तरक्की ज़रूरी हैं, मगर अपनी सकाफ़त और तारीख़ को महफूज रखना भी इतना ही अहम है। उस झोंपड़ी की दास्तान मदीना मुनव्वरा की एक मिसाल बन गई, जहाँ माजी को कदर और हाल की तरक्की एक साथ नुमायाँ होती है। इस तरह मदीना ने अपनी रूहानी और तारीख़ी शनाख्त को बरकरार रखते हुए मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाया। ये कहानी जल्द ही पूरे मुल्क में फैल गई और मदीना मुनव्वरा की झोंपड़ी एक अलामत बन गई कि कैसे एक आम औरत की इस्तकामत और शहज़ादे की समझदारी ने शहर की तारीख़ और सकाफ़त को महफूज किया। इस वाक़ये ने लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने माजी की कदर करने का दर्स दिया। मदीना में आने वाले ज़ायरीन अब न सिर्फ मस्जिद नबी और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं, बल्कि इस अजायब घर की भी रुख करते हैं जहाँ इस झोंपड़ी की कहानी सुनाई जाती है। इसके अलावा हुकूमत ने भी शहर की दीगर इमारतों और सकाफ़ती मकामात की हिफाजत के लिए नए कवानीन और मनसूबे मुतारिफ़ कराए। यह वाक़या मदीना के अवाम के लिए एक मशाल राह बन गया कि तरक्की और जदीदियत के सफ़र में अपने सकाफ़ती विरसे को न भूलें। इस तरह मदीना मुनव्वरा ने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक शहर अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकता है, और उसकी यह कहानी हमेशा के लिए दिलों में महफूज हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में सकाफ़ती विरसे की हिफाजत की अहमियत मज़ीद उजागर हो गई। हुकूमत और शहरियों ने मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि शहर की जदीद तरक्की के साथ साथ इसकी तारीख़ी और रूहानी शनाख्त भी महफूज रहे। तालीमी इदारों में इस वाक़ये को नसाब का हिस्सा बनाया गया ताकि नई नस्लें अपने माजी की अज़मत से वाकिफ़ रहें। खलूद का भी वो अज़म पूरा हो गया था जो उसने खुद से किया था। वो अपने ख़ानदान की तारीख़ को हमेशा के लिए याद रखेगी और तमाम लोगों तक इस जंग के बारे में बताएगी। हर साल लाखों सियाह इस अजायब घर को देखने आते हैं और वो कहानी सुनते हैं जिसने मदीना की तारीख़ को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। ये किस्सा न सिर्फ मदीना मुनव्वरा बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गया कि किस तरह एक आम फ़र्द की इस्तकामत और एक हुक्मरान की बसीरत मिलकर तारीख़ को महफूज कर सकती है। मदीना की इस कहानी ने साबित किया, हकीकी तरक्की वही है जो माजी की जड़ों को महफूज रखे और मुस्तक़बिल की राहों को रोशन। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुहक्किकीन, तारीख़ दान और सियाह इस कहानी की अज़मत को सराहते हैं। शहर की इंतज़ामिया ने भी इस मकाम को देखभाल और तरक्की के लिए मज़ीद वसाइल फराहम किए ताकि ये मकाम आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके। इस वाक़ये ने बाद में मदीना मुनव्वरा में सकाफ़ती तक़रीबात और मेले मुनक़िद होने लगे जिनमें शहर की तारीख़ और विरसे को उजागर किया जाता। ये तक़रीबात न सिर्फ मकामी लोगों के लिए तफरीह का बाइस बनती बल्कि शहर की मईशत को भी तक़वियत देती। मदीना के लोगों ने अपनी तारीख़
اور ثقافت پر فخر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہر گلی، ہر عمارت اور ہر چہرے پر مدینہ کی شاندار تاریخ کی جھلک نظر آنے لگی۔